हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन। हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज हम फिर से आए हैं एक नया टॉपिक को लेकर। आज का हमारा टॉपिक जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस बेटा जिससे करंट को पता लगाया जाता है कि कहीं पर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसे मेजर नहीं किया जाता, पता लगाया जा रहा है। गैल्वेनोमीटर को फर्दर बाद में इन्हांस करके उसकी रेंज बढ़ा के उसे हमने एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया है ना। तो हम आज के लेक्चर में क्या क्या बातें करेंगे। फर्स्ट, गैल्वेनोमीटर क्या है, करंट को कैसे सेंस करता है और कौन से प्रिंसिपल पर यह काम करता है। साथ साथ गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, और हाउ हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो फर्स्ट फंडामेंटली अगर मैं देखूं कि गैल्वेनोमीटर क्या है, तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। करंट सेंसिटिव डिवाइस नाम से पता चल रहा है कि करंट को सेंस कर सकता है। ये काफी छोटे वैल्यू के करंट को भी सेंस कर सकता है, लगभग मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी ये करंट को डिटेक्ट कर लेता है। तो करंट डिटेक्टर डिवाइस इसका नाम रखें, या फिर ऐसे हम बोले करंट सेंसिटिव डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जिसमें से करंट अगर पास होगा तो हमें पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा? जस्ट लाइक इसके नाम के पीछे क्या लिखा है, गैल्वेनोमीटर। मीटर मतलब मेजर करने वाला। किसी न किसी तरीके से ये करंट को मेजर कर लेगा, सेंस कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। मेजर इसलिए, बड़े करंट को मेजर नहीं कर पाता, छोटे छोटे करंट को कहीं पर डिटेक्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम पहले बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि कैसे बनाया जाता है, फिर बात करेंगे प्रिंसिपल पर। देन फर्दर हम बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी क्या है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है। तो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। पहले मैंने दो परमानेंट मैग्नेट यूज करे हैं। ऑब्वियसली ये परमानेंट मैग्नेट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। इन्होंने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। रेडियल कुछ इस तरीके से, ये कर्व टाइप से, फ्लैट नहीं है, कर्व टाइप से इन्होंने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाई। 20 सेंटर में मैंने क्वाइल रखी हुई है। आपको याद हो इससे लास्ट वाला जो हमने वीडियो देखा था, उस वीडियो में आपने कहा था कि सर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए और उसमें अगर करंट फ्लो कराया जाए तो कॉइल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है ना। कॉइल के ऊपर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क की वैल्यू कितनी बेटा? टाउ इज इक्वल टू, याद है, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी, और यहां पर साइन थीटा। और जब एंगल 90 हो तो इसकी वैल्यू हम वन रखते हैं। एन आई ए बी, दैट इज द टॉर्क। टॉर्क कौन सा टॉर्क? जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर टॉर्क लगाती है, यानी कि उसको घुमाने की कोशिश करती है इस टॉर्क से। तो सेम टू सेम मैंने सेंटर में कॉइल रखी है जिसके ऊपर कोई टॉर्क लगेगा। ऑब्वियसली टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल रोटेट होगी। ये कॉइल रोटेट होगी तो इसके साथ एक पॉइंटर को कनेक्ट कर दिया गया है, तो कॉइल रोटेट होगी तो पॉइंटर रोटेट होगा, और पॉइंटर रोटेट होगा तो हमारे यहाँ पर जो स्केल बनी हुई है उस स्केल में मुझे रीडिंग दिखाई देगी। मोटा मोटा ये हमें समझ में आ रहा है कि सर जब मैं इसमें करंट इन कराऊंगा तो कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो कॉइल मूव करना शुरू करेगी। मूव मतलब रोटेट करना शुरू करेगी, जिससे ये पॉइंटर रोटेट होगा। ओके, बहुत बढ़िया। जब ये रोटेट करेगी और किसी रीडिंग पर आएगी तो ऑब्वियस है कि जब मैं करंट को जीरो करूं तो इसे वापस इनिशियल पोजीशन पर लाना है। यानी कि यहां पर एक स्प्रिंग का यूज किया गया है। किसका यूज किया हुआ है? स्पाइरल टाइप का स्प्रिंग होता है, आपने देखा टॉयज वगैरह में आता है। टॉयज में जब बच्चों के खिलौने होते हैं ना, स्पाइरल स्प्रिंग आता है, वो नहीं, ऐसे ऐसे स्पाइरल टाइप का स्प्रिंग आता है। उस तरीके का स्प्रिंग का अरेंजमेंट कर दिया गया है। जब टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क या मैग्नेटिक टॉर्क इसे घुमाने की कोशिश इधर करेगा तो स्प्रिंग वाला टॉर्क इसे वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। और जब ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे उस समय पॉइंटर इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। जिस भी जगह पर होगा वहां करंट की रीडिंग दिखाई दे रही होगी। सो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, करंट सेंसिटिव डिवाइस। करंट सेंसिटिव डिवाइस
ऐसी डिवाइस जो करंट को सेंस कर सकती है, या ये कह सकते हैं इट इज अ करंट डिटेक्टर डिवाइस विच मेजर ऑल्सो स्मॉल करंट, छोटा छोटा करंट ये मेजर भी कर सकती है ना। तो गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है, करंट को काफी सेंस करती है, छोटे छोटे करंट को मेजर कर सकती है। प्रिंसिपल की बात करी जाए, इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर का क्या प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल क्या है बेटा। हमने लास्ट में ये कहा कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और उसमें करंट फ्लो करते हैं, जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। तो इसका प्रिंसिपल हुआ टॉर्क ऑन करंट कैरिंग, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म बी, यूनिफॉर्म बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कॉइल को रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। ये इसका प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन ये आपको दिखाई दे रहा है, दो परमानेंट मैग्नेट यूज करे जाते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। एक स्प्रिंग का यूज किया जाता है और साथ में यहाँ पर एक कॉइल लगी रहती है, ऊपर स्केल है और ये है हमारा पॉइंटर। जिस करंट को आप मेजर करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, यहां से उसे इन कराया जाता है। ये करंट इसके अंदर घूमेगा और जितना करंट घूमेगा उतना इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। मैग्नेटिक टॉर्क, इसे मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगने वाला टॉर्क इसे इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ, इधर, यानी कि वो बनेगा इनवर्ड। और स्प्रिंग को इस प्रकार से सेट किया जाता है कि उसका टॉर्क बनेगा आउटवर्ड, यानी कि स्प्रिंग चाहता है कि पॉइंटर जीरो पर आए, लेकिन जब करंट मूव होगा तो मैग्नेटिक टॉर्क चाहता है कि पॉइंटर इस तरफ मूव करे। और जब ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे उस समय बैलेंस कंडीशन मिलेगी। तो हमने कहा फॉर्मूला कैसे निकाले, फॉर्मूला देखो बेटा इसका, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में ये होगा, जब बैलेंस कंडीशन आएगी या फिर हम इसे बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलेंस कंडीशन और हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बच्चे स्प्रिंग द्वारा लगाया गया टॉर्क बराबर होगा जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड ने बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड इधर चाहती है, स्प्रिंग इधर चाहता है, लेकिन जब ये पॉइंटर किसी जगह पर रुक जाएगा उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क जीरो होगा तो ऑब्वियस है जितना टॉर्क स्प्रिंग ने बनाया होगा उतना ही टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड ने बनाया होगा। नाउ सपोज कि ये जो कॉइल है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एन है, देयर इज एन नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज द टोटल टर्न, टोटल टर्न, where A is the area of coil, area of coil, B is the magnetic field। आते हैं धीरे धीरे कि ये सब क्या है, ये क्यों लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। और I जो है वो करंट है जो हम इस कॉइल में इन कराएंगे। तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा चेक करते हैं। टॉर्क, जो मैग्नेटिक टॉर्क है उसका फॉर्मूला हमारे पास बच्चे NIAB। आपको याद हो एक चीज हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, वो थी बच्चे एम, मैग्नेटिक डायपोल। याद है, याद है, NIA, magnetic dipole, I into A, if the number of turns is N then magnetic dipole is NIA। अरे हाँ या ना, क्या मैं इसकी जगह M into B भी लिख सकता हूं? ये बिल्कुल वैसा ही है जिससे आपका एम बी साइन थीटा लिखा जाता था, फिर आप उसे M क्रॉस B लिख सकते हैं। कुछ कुछ याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में यही होता था P क्रॉस E। अरे ये इलेक्ट्रिक टॉर्क है और ये मैग्नेटिक टॉर्क है। एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको ओपन करेंगे तो एम बी साइन थीटा, एम की वैल्यू यहां पर क्या लिखी है, NIAB। सर यहाँ पर साइन थीटा क्या कहा गया, बेटा साइन थीटा में हम रखेंगे साइन 90। जरा ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के एरिया के बीच में जो एंगल है वो 90 है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड वाले प्लेन में और कॉइल का एरिया बोर्ड के परपेंडिकुलर है, एंगल कितना है 90, दैट इज टॉर्क। जो किसने लगाया होगा, मैग्नेटिक फील्ड में। कब लगाया होगा, जब इसके अंदर किसी करंट को इन कराया गया। करंट को इन कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड चलो इधर घूमो, इधर घूमो। ओके,
नाउ स्प्रिंग भी अपनी ड्यूटी करेगा। स्प्रिंग का क्या काम है? स्प्रिंग करता क्या है? जब आप स्प्रिंग के ऊपर काम करते हैं तो स्प्रिंग एनर्जी को स्टोर करता है। यानी कि जो स्प्रिंग है वो कुछ स्ट्रिप टाइप से, बेटा ऐसी ऐसी स्ट्रिप है, ऐसी। और जब कॉइल घूमेगी तो इस स्ट्रिप को ये ऐसे लपेट जाएगी, यानी कि इसको साइज में थोड़ा सा ऐसा कर दिया। टॉर्क ने इसे घुमाया, ये ऐसे ओपन था, इसको मैग्नेटिक टॉर्क ने घुमाया तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें वाइंड अप हो गया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई वगैरह वगैरह। ये वापस ओपन हो सकता है। वापस ओपन कैसे होगा? अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होगा, यानी कि इस पॉइंटर को जो मैग्नेटिक फील्ड इधर लेके गई थी टॉर्क लगाकर, वो इसे इधर लेकर आएगी। किसी समय जो इन करंट है उसने जितना टॉर्क बनाया उतना ही टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का आपस में बराबर है। तो स्प्रिंग का टॉर्क कैसे लिखा जाता है बेटा? स्प्रिंग का टॉर्क यहां पर लिखा गया C इंटू थीटा, वेयर C इज एनी कांस्टेंट, C इज एनी कांस्टेंट एंड थीटा, थीटा गिव्स डिफ्लेक्शन, थीटा गिव्स डिफ्लेक्शन। स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितने डिवीजन चेंज हुआ भाई? अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग खास बात है ना। कुछ स्प्रिंग है जो जल्दी घुमाने पर जल्दी टाइट हो जाते हैं, कुछ लेट टाइट होते हैं। तो एक सी है जिसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, और थीटा है बेटा वो जितने डिवीजन से वो घुमा, या थीटा को बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन। थीटा को क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। सी क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट। सी क्या है बच्चे? टॉर्सनल कांस्टेंट है किसी का नाम? टॉर्सनल कांस्टेंट। नो, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं और मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा इज इक्वल टू NIAB अपॉन में C। अगर मैं इस I को यहां से हटा के थोड़ा इधर लिखना चाहूं, सो नाउ जरा इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को ध्यान से देखें। N क्या है? N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। A क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। C क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट। C ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। एन, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो रहे हैं इसलिए एन भी कांस्टेंट। कॉइल के एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ए भी कांस्टेंट। और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट ने जो फील्ड बनाई है वो कांस्टेंट है। इट मींस दैट होल नंबर इज कांस्टेंट, जिसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। लिख सकते गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। खत्म, इतना। सो यहां से अगर मैं कांस्टेंट को हटाऊं तो एक प्रोपोर्शनल रिलेशन बचा। क्या प्रोपोर्शनल रिलेशन बचा? आओ जरा देखते हैं कि थीटा जो डिफ्लेक्शन है, थीटा क्या है बेटा? डिफ्लेक्शन। जो मेरे पास थीटा है जिसे आप डिफ्लेक्शन कहते हैं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है। इट मींस जितना ज्यादा करंट कॉइल में इन करेगा उतना ज्यादा एंगल से वो डेविएट होगा, या उतने ज्यादा थीटा से वो डिफ्लेक्ट होगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकमिंग करंट। ओहो, इट मींस कि करंट को अगर मेजर करना है तो थीटा देख लो कितना है। जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा करंट, क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास जो टर्म आई बेटा, इस टर्म से मुझे पता चल रहा है कि जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और यही तो हम चाहते थे कि हम जितना ज्यादा करंट दे पॉइंटर उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो, तभी तो मेजर होगा। और चूंकि ये रिलेशन कैसा है बेटा? लीनियर रिलेशन है। जरा ध्यान से देख, थीटा और आई के बीच में लीनियर रिलेशन है, यानी कि स्केल बनाना भी बहुत बढ़िया है। लीनियर स्केल बनेगी। कैसे स्केल बनेगी? लीनियर, थीटा बड़ा आई बड़ा, थीटा बड़ा आई बड़ा। जितना आई बढ़ेगा उतना थीटा बढ़ेगा। तो मैंने ऊपर एक स्केल बना दी जहां से मुझे करंट की रीडिंग मिलती जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टर्म जो इसमें आई हमारे पास, इसको जरा ध्यान से देखो। हमने एक टर्म यहां पर डिफाइन करी, उसका नाम है बेटा करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी यानी कि पर यूनिट करंट इसमें भेजा जाए, जिसको हम IS लिखेंगे, उसमें कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। इट मींस करंट सेंसिटिविटी जस्ट लाइक अ थीटा अपॉन आई। पर यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन इन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी। इससे जरा यहां से निकालें,
आई को इधर भेज, तो करंट सेंसिटिविटी क्या आएगी बेटा, एन ए बी अपॉन में सी, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे हमारा डिवाइस उतना ज्यादा सेंसिटिव होता जाएगा करंट के लिए। क्या बनाइए, एरिया बढ़ाइए, एरिया बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा, और क्या बढ़ाइए, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतना सेंसिटिव डिवाइस बनेगा, उतना सेंसिटिव बनेगा। किसके लिए, करंट के लिए। तो करंट सेंसिटिविटी इज नथिंग बट इट इज अ थीटा अपॉन आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यूनिट वगैरह की बात करें तो उसको बोलते हैं बेटा डिवीजन पर एम्पियर। देखो थीटा क्या है, एक्चुअल में तो डिवीजन ही है, तो डिवीजन पर एम्पियर, दैट इज अ यूनिट करंट सेंसिटिविटी, डिवीजन पर एम्पियर। दूसरी टर्म एक और है, यहां पर सवाल कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिया, व्हाट अबाउट द करंट सेंसिटिविटी, ये भी डबल हो जाएगी। अरे प्रोपोर्शनल है ना, आई एस इज प्रोपोर्शनल टू एन, एन डबल तो आई एस भी डबल। सेकेंड टर्म आपके पास, हमारे पास एक आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि वही बात, क्या बात सर, Vs लिखेंगे और इसे लिखेंगे थीटा अपॉन में V पर यूनिट वो डिवीजन, या डिवीजन पर यूनिट वोल्ट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट जो है उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट इज कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसे कैसे निकाल सकते हैं, इसे निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं सर। करंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस बेटा, इसमें जो कॉइल लगी है ना कॉपर की, उसका रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, उल्टा कर दिया क्या, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहां से नहीं, गड़बड़ है। ऐसा करो, ऐसा करो, देखो 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 क्या करें, यहां से मल्टीप्लाई कर दो आर को दोनों तरफ, इधर भी इधर भी है। आर क्या है, वही रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आई इंटू आर ये भी बन जाएगा, तो थीटा अपॉन वी इज इक्वल टू, इधर क्या है बच्चे, थोड़ा ब्लैक मार्कर का यूज किया जाए, एन ए बी अपॉन में सी इंटू आर, that is the voltage sensitivity where R is the resistance of coil, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अरे कॉइल यूज करेंगे ना, कॉपर की बनी होगी, खुद भी तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज एन ए बी अपॉन में सी इंटू आर, वेयर सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, स्प्रिंग का कांस्टेंट है। अच्छा, फिर यहां पर किसी बच्चे ने से पूछा गया, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल देन व्हाट अबाउट द वोल्टेज सेंसिटिविटी। नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिया जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यस बोलो बोलो। नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिया जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, सर डबल हो जाएगी, है ना, नहीं, ध्यान से समझो, डबल नहीं होगी। नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं होगी, जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वायर ज्यादा लगेगा तो वायर की लेंथ ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगी तो वायर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इट मींस अगर एन इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। इन दोनों का रेशियो कैसा होगा, कांस्टेंट। अरे एन इंक्रीज हुआ ना तो आर भी इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ टर्न डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल, तो एन बाय आर तो सेम ही रहेगा। यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करता, पर करंट सेंसिटिविटी करती है। और जो हम लिखना चाह रहे थे कि सर वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकाल सकते हैं, एन ए बी अपॉन में सी, एन ए बी अपॉन में सी, यहां से आर को गायब करो, एन ए बी अपॉन में सी इज आई एस। अरे ये तो वही हो गया, आई एस अपॉन में आर, बिल्कुल ओम्स लॉ। अरे आ कि ना, वैसा ही तो दिख रहा है। हाँ सर, ओम्स लॉ में तो सर वी इज इक्वल टू आई आर वगैरह वगैरह होता है, तो वही ओम लॉ याद करके ना जाए। तो इससे अगर ध्यान से देखें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस।
या फिर हम लिख सकते हैं NAB अपॉन में CR, वोल्ट करंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंड दिस इज कॉल्ड द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर व्हिच इज बेस्ड ऑन द टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल और लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या खास बात है कि करंट को डिटेक्ट कर सकता है, छोटे करंट को मेजर भी कर सकता है, पर कमी इसकी हम बता दें, कमी क्या है बेटा कि मुझे करंट को मेजर करना है। करंट को मेजर करने के लिए मुझे ऐसा मीटर चाहिए जो कि हर प्रकार के करंट को मेजर कर सके। हर प्रकार से मतलब होता है कि एक वाइड रेंज हो उसकी, बस जैसे एम्पियर में भी मेजर करे, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर, ऐसा करंट भी मेजर करना चाहिए ना। इसकी कमी क्या है, माइक्रो एम्पियर में मेजर करूंगा। क्यों मेजर करूंगा, छोटा छोटा सा करंट मेजर करूंगा, मैं करंट छोटा सा सेंस कर सकता हूं। इसलिए गैल्वेनोमीटर यूजफुल बहुत है, खास करके ऐसे जगह पर जहां पर आपको बहुत ही फाइन मेजरमेंट करना है करंट का, बहुत ही फाइन स्मॉल करंट भी कहीं पर अगर डिटेक्ट करना है तो आप गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर पाएंगे। पर अगर कहीं आपको लार्ज अमाउंट का करंट मेजर करना है तो ये कैपेबल नहीं है। लार्ज अमाउंट का करंट इसे मेजर नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, मतलब इसे हम फिर कन्वर्ट करेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर में। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किस में किया जाएगा बेटा, एमीटर और वोल्ट मीटर में। जब इसे कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर हमारे लिए ये कुछ यूजफुल हो जाएगा, यानी कि हमारे लिए फिर ये एमीटर जीरो से लगा के मैक्सिमम रेंज जहां तक भी आपको मेजर करना है उसके लिए हम क्या डिसाइड करेंगे, शंट। क्या बताएंगे बेटा, शंट की बात करेंगे। तो अब हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, क्या बात समझ में आई, डिवीजन पर वोल्ट, यहाँ पर डिवीजन पर एम्पियर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवीजन पर वोल्ट, डिवीजन पर वोल्ट लिखेंगे, डिवीजन पर वोल्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिवीजन पर एम्पियर करंट सेंसिटिविटी, एंड the formula for deflection is equal to NAB upon में C, where that is called the galvanometer constant, और हमारे पास थीटा is directly proportional to I। और एक कमी जो हमने इसमें देखी वो ये थी बेटा कि इससे बहुत लार्ज अमाउंट का करंट मेजर नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई हम गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट करेंगे दो नई डिवाइसेस में, जिनका काम है वोल्टेज मेजर करना, जिनका काम है करंट मेजर करना। वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने जो डिवाइस बनाई उसका नाम है एमीटर, करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस बनाई उसका नाम है, उल्टा बोल दिया क्या, अरे हाँ सर, जो हमने करंट मेजर करने के लिए डिवाइस बनाई है उसका नाम है एमीटर, वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर। सो कन्वर्जन कैसे किया जाता है, यानी कि हम गैल्वेनोमीटर से फर्स्ट बनाना चाहते हैं एमीटर। एमीटर क्या है बेटा, वही बात, करंट मेजरमेंट के एक डिवाइस है जिसका नाम एमीटर है, गैल्वेनोमीटर से बनाएंगे। दूसरी डिवाइस का नाम हमारे पास है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या चीज है सर, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है, ये भी गैल्वेनोमीटर से मिलकर बनाई है। कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से सुनेंगे इधर। एमीटर कैसे बनाते हैं बेटा, एमीटर में एक्चुअली में हम इसे बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ा दो एमीटर कहलाएगा, गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ा दो एमीटर कहलाएगा। यानी कि वोल्ट करंट तो मेजर कर ही रहा था ना गैल्वेनोमीटर, पर छोटा सा मेजर कर रहा था, उसको हम बड़ा करंट मेजर करने वाला बना देंगे तो उसको एमीटर बन जाएगा। तो एमीटर एक्चुअली में एक ऐसा तरीका यूज किया गया जिसमें गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट नहीं दे सकते, ओके, पर क्या मैं उस करंट को बाईपास कर सकता हूं, यस। ये जो बाईपास में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, शंट रेजिस्टेंस। तो शंटेड गैल्वेनोमीटर is ammeter, shunted galvanometer is ammeter, where capital G is the resistance of galvanometer। याद है गैल्वेनोमीटर में कॉइल यूज हुई है, कॉइल यूज हुई है तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, उसको हमने क्या यूज किया है, जी। और ये जो यहाँ भाई साहब एस लगे हैं, इस एस भाई साहब का नाम है शंट। क्या नाम है बेटा, शंट। शंट एक्चुअल में लो रेजिस्टेंस वायर यूज किया जाता है जस्ट लाइक बाईपास करने के लिए। अगर इधर से कोई करंट आ रहा है जिसे मुझे मेजर करना है, उसकी वैल्यू आई है, गैल्वेनोमीटर ने कहा कि मैं तो सिर्फ आईजी को अलाउ करूंगा, तो बाकी करंट इधर से जाएगा, वो होगा आई माइनस आईजी, आई माइनस आई जी। तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, कहां पे लगा है बच्चा, पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस यूज किया जाए जिसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ये पूरा सेटअप, ये पूरा सेटअप मेरे पास जो बना है बेटा, इस पूरे सेटअप को हम बोलेंगे एमीटर।
दैट इज एमीटर। फर्दर इसके रेंज बढ़ाने के लिए और इसको बॉक्स में पैक करो, एक और शंट लगा दो, और रेंज बढ़ाने के लिए और बॉक्स में पैक करो, एक और शंट लगा दो। जस्ट लाइक कि सिटी में ट्रैफिक बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, ट्रैफिक को बाईपास। जस्ट सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे करंट की हाई वैल्यू आ रही थी, इसने कहा छोटा सा करंट मेरे अंदर आने दो। हम स्केलिंग इस प्रकार से कर देंगे कि अगर इधर से 10 एम्पियर आया, इधर 9 एम्पियर चला जाएगा, इधर 1 एम्पियर गया, तो मेजर रीडिंग में 1 एम्पियर नहीं दिखाई देगा, 10 एम्पियर ही दिखाई देगा। हम स्केलिंग इस प्रकार से करेंगे ना कि अगर कैल्विनोमीटर ने 1 भी बताया तो इट इज इक्वल टू 10। सो shunted galvanometer is called the ammeter। व्हाट इज एमीटर? जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू होना चाहिए रेजिस्टेंस की, लो वैल्यू रेजिस्टेंस है बेटा ये, दैट इज लो वैल्यू रेजिस्टेंस, लो वैल्यू क्यों? करंट फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ ना बेटा। अगर हाई वैल्यू का लगा दिया तो इधर करंट जाएगा क्या? करंट तो थोड़ा सा समझदार है ना, उसे पता है उस रास्ते से जाओ जिस रास्ते में रुकावट कम है, जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम है, तो इधर से भेजना है, इधर से भेजना है जिसकी वैल्यू कम होना चाहिए। फिर एक डिवाइस बनी वोल्ट मीटर। क्या बना बेटा? वोल्ट मीटर। क्या काम करता है? वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो पॉइंट के बीच का। जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसे बनाया गया तो इसे बनाया गैल्वेनोमीटर से ही गया, यानी कि इस बार भी गैल्वेनोमीटर का यूज किया गया, इस बार भी गैल्वेनोमीटर का यूज किया गया, पर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया गया, इसको सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसे फिर वही एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया गया। इस बार इसका काम है वोल्टेज मेजर करना, तो हमें किसी दूसरे रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जी पर हम मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर सकते। सो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है बेटा, इसकी वैल्यू हाई है, ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, और साथ साथ में कैसा लगा हुआ है? सीरीज में, इसको सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पूरा लिख लें, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है वोल्ट मीटर। और कहीं पर करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस है फॉर मेजरिंग द करंट, उसका नाम है बेटा एमीटर। अब सोचो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखना चाहिए आइडियल? अगर मैं आइडियल एमीटर बनाना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम करंट इधर से जाए। मैक्सिमम करंट इधर से कब जाएगा? जब इधर रुकावट कम से कम हो। इट मीन शंट रेजिस्टेंस कम 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 कम, आइडियली जीरो। यदि आइडियली इसको जीरो कर दिया जाए तो सारा करंट लगभग इधर से जाएगा, इधर से बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट जाएगा। दैट केस हम एमीटर को बोलते हैं ये आइडियल एमीटर है। कैसा एमीटर है बेटा? आइडियल एमीटर, जिसमें शंट रेजिस्टेंस लगभग कितना होना चाहिए? जीरो। और इसी में आ जाओ, अगर मैं इसे आइडियल वोल्ट मीटर का नाम दूं तो मैं चाहता हूं इस पे कम से कम ड्रॉप हो, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप यहाँ पर हो। ज्यादा ड्रॉप होने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगा। तो इसको लगभग ज्यादा, कितना ज्यादा? 10, 20, 50 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर में सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट, आइडियल एमीटर में शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो। सो अब डिसाइड हमें ये करना है कि कितना शंट लगाया जाए, शंट की वैल्यू कैसे निकाली जाए, और इस पूरे बॉक्स का रेजिस्टेंस क्या है, कन्वर्जन कैसे होगा। कन्वर्जन होने के लिए एस की वैल्यू भी तो पता होना चाहिए ना, कितनी रेंज बढ़ानी है उस हिसाब से एस डिसाइड होगा। एस को आप कुछ भी यहां पर सेट नहीं कर सकते, कितनी रेंज बढ़ानी है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो हमें शंट की वैल्यू पता लगानी है। जरा ध्यान से देखेंगे इधर बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं वाई। आप जानते हैं कि एक्स वाई में जो एस और जी है वो दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, यानी कि पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एट वाई, पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एट वाई। अरे पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा ना। सर उल्टा बता दिया। अरे भाई साहब देखो देखो देखो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है,
हाँ एक्स वाई बोल दो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस भी है, तो हाँ सर ऐसा लिखो, पोटेंशियल ऑन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन शंट, क्या ये इक्वल होना चाहिए? हाँ अब ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर पर पोटेंशियल कितना है बेटा, तो जरा करंट इधर से कितना आया, मेन करंट हम करंट लेकर आए आई, उसमें से इसमें करंट कितना गया आई जी, यहां पर ड्रॉप कितना हुआ, यहां पर ड्रॉप हुआ बेटा आई जी इंटू कैपिटल जी, वेर कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इधर भी कितना ड्रॉप हुआ होगा, इधर कितना ड्रॉप हुआ जरा ध्यान से देख, अगर इधर से आई आया इधर आई जी चला गया तो हमारे किरचॉफ भाई साहब क्या बोलते हैं कि आई माइनस आई जी इधर से गया होगा, तो यहाँ पे करंट क्या रहा होगा, रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना है आई माइनस आई जी, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेगा बेटा एस, अरे हाँ कि ना, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेगा एस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, तो मैंने दोनों का पोटेंशियल सेम लिख दिया। यहां से शंट की वैल्यू निकाल दीजिए, तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, आई जी कैपिटल जी अपॉन में आई माइनस आई जी। चाहे तो आप फिर वही काम करते जाइए अपने पुराने, क्या आई जी को बाहर निकालिए तो यहां पर बचेगा आई जी, यहां पर बचा कैपिटल जी अपॉन में आई जी को बाहर कर दिया, यहां क्या बचा, यहां पर बचा बेटा आई अपॉन में आई जी माइनस वन, फिर आई जी ने आई जी को मार दिया, ये आया जी अपॉन में आई अपॉन में आई जी अपॉन में आई अपॉन आई जी माइनस वन। अगर आप n टाइम्स रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो दिस फॉर्मूला बाद में पता चलेगा हमें, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देख अगर ये 10 एम्पियर है और ये 1 एम्पियर है, आने वाला करंट 10 एम्पियर है और ये कितना है 1 एम्पियर है, अगर यहां पर 1 एम्पियर है यहां पर 10 एम्पियर, तो रेंज कितने टाइम बढ़ानी पड़ेगी इसकी, क्या 10 टाइम्स, अरे हाँ कि ना। चलो चलो फिर से देखो, अगर 10 एम्पियर करंट आ रहा है, इसने कहा 1 एम्पियर आने देना मेरे पास, बाकी 9 एम्पियर इधर बाईपास करो, तो आई अपॉन में आई जी निकाल कर देख, आई अपॉन में आई जी क्या होगा, आई अपॉन में आई जी, आने वाला करंट कितना है 10, इधर जाने वाला कितना है 1, क्या 10 आया, कितना आया बच्चे, अरे हाँ कि ना 10 आया क्या, यानी कि इसकी रेंज कितने टाइम बढ़ानी है 10 टाइम्स। अबे अभी 1 एम्पियर मेजर कर सकता है, मेजर कितना करना है 10 एम्पियर, तो रेंज कितनी बढ़ानी है 10 टाइम्स, दिस अपॉन दिस। यहां अगर 100 एम्पियर होता और ये कहता कि मेरे पास तो भाई साहब 1 एम्पियर ही आने देना, तो 100 अपॉन में 1, रेंज कितने बार बढ़ानी है 100 मेजर करना है, मेजर कितना कर सकता है 1, कितने टाइम बढ़ानी है 100 टाइम्स। तो इसको इस रेशियो को हम बाद में लिखेंगे इस टाइप से n माइनस वन, वेयर n इज दी, एन वो नंबर है जितने टाइम आपको रेंज बढ़ानी है, पर ज्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों इस चीज को याद रख लो, इन फॉर्मूलों को याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको लग रहा है कि सर ये याद रखना मुश्किल है, तो एटलीस्ट कम से कम ये याद रख ले आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी, अदरवाइज ये है वेर एन इज दी वो नंबर जितने टाइम आपको गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ानी है, जितने टाइम आपको गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ानी है। क्वेश्चंस पे आएंगे फिर मैं प्रॉपर तरीके से और तुमको समझाऊंगा, पहले समझ लो कि जी अपॉन में एन माइनस वन कहां से आया, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों है, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। अगर मैं इसका पूरा रेजिस्टेंस पूछूं कि जो हमारा एमीटर बना है उसका रेजिस्टेंस क्या है, जरा ध्यान से देख बेटा, एमीटर में दो रेजिस्टेंस है, एक तो जी लगा है एक्स लगा है, दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटा, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे सॉल्व होते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/s प्लस 1/g, अरे हाँ या ना, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो हमें निकालना चाहिए, दैट इज अ टोटल रेजिस्टेंस, जहां से हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चलेगा। अब चाहे तो फिर वही एस जी अपॉन में एस प्लस जी लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस एस जी अपॉन में एस प्लस जी, फिर एस इज द शंट रेजिस्टेंस, जी इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस क्यों है बेटा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर सर कॉइल से बना है और कॉइल का अपना खुद का रेजिस्टेंस है। क्या मेरी बात समझ में आई, इन फॉर्मूले को कंठस्थ कर लेना है।
पक्के कर लेना है, याद होना चाहिए। जब सवालों की बारी आएगी तब हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। चलो इधर आ जाओ, फिर इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, ये क्या करेगा? भाई ये तो वोल्टेज की रेंज बढ़ाना है ना, तो जरा ध्यान से सुन। यहाँ पर फिर से एक पॉइंट मान ले x, यहाँ पर एक पॉइंट मान ले y, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल मान लो बच्चे v, कितना मान लो v। सो v किसके इक्वल है, जरा ध्यान से देखो, v किसके इक्वल है, v किसके इक्वल है? कुछ करंट यहां से जा रहा होगा IG, इस बार तो करंट दोनों में सेम जा रहा होगा, तो सर करंट यहां पर लिखेंगे IG इंटू जी प्लस IG इंटू एस, देन V इज इक्वल टू सर IG ब्रैकेट के अंदर G प्लस एस। नाउ फर्दर अगर मैं इसे और सॉल्व करूं और आपको S की वैल्यू बताऊं तो V अपॉन में IG, V अपॉन में IG माइनस का G इज इक्वल टू S, दैट इज द शंट रेजिस्टेंस। शंट नहीं, सॉरी, सीरीज रेजिस्टेंस। क्या आएगा? V अपॉन में IG, V क्या है? रेंज ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज कितने टाइम आप चाहते हैं, वोल्टेज वोल्टेज कितनी उसकी रेंज है, कितना मेजर करना है, वो V है। V अपॉन में IG माइनस जी, ये आएगा S। और अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस तो उससे पूछा जाए बेटा कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जरा ध्यान से सुन। टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में लगे हैं, क्या टोटल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज G प्लस S। टोटल रेजिस्टेंस इज G प्लस S। सीरीज में लगे हैं ना बेटा, सीरीज में लगे हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, सीरीज में लगे तो दोनों को जोड़ दो। तो क्या क्या हमसे सवाल पूछे जाएंगे, हमसे सवाल पूछे जाएंगे। एमीटर में आ जाते हैं। एमीटर में हमसे पूछा जाएगा शंट रेजिस्टेंस निकालिए, और शंट अगर पूछ लिया तो कभी कभी पूछ लेगा टोटल एमीटर का रेजिस्टेंस बताइए। रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर लिखे तो शंट नहीं लिखना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है। अगर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर क्या है? शंटेड गैल्वेनोमीटर, तो टोटल बताओगे ना, संट नहीं बताओगे। संट तो वो है जो लगाना है, लगाने के बाद ये और ये पैरेलल होगा तो ये भी तो बताना पड़ेगा, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि आपको दोनों जगह पोटेंशियल सेम लिखते आना चाहिए। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, ये हटा देते हैं। और इधर क्या मैंने कहा बच्चे, दो पॉइंट्स के बीच में V एज्यूम कर लो कि यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो V है तो कुछ ड्रॉप यहाँ रहा होगा, कुछ ड्रॉप यहाँ रहा होगा। किरचॉफ भाई साहब का सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ याद है क्या? KVL। अगर यहाँ पर V ड्रॉप हो रहा है तो कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा यहाँ, तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, क्यों? करंट इस बार सेम है। I को कॉमन किया, ये आया मेरे पास, यहाँ पर V अपॉन IG माइनस G इंटू एस, दैट इज दिस सीरीज रेजिस्टेंस, दैट इज दी सीरीज रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? G प्लस एस। कितना होगा? G प्लस एस। तो ये हमें बातें पता चल गई, हमने अच्छे से समझ लिया। नाउ अब आते हैं इसके ऊपर कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को लेकर, देखेंगे कुछ क्वेश्चंस कैसे इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। आ जाए। ओके, सो लेट्स, दो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, हमने जल्दी से राइट कर रखे हैं यहाँ पर, देखें टाइम बचाने के लिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बता रहा है कि कोई एमीटर है मेरे पास जिसका वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या दी है बेटा? वोल्टेज सेंसिटिविटी दी है 20 डिवीजन पर वोल्ट, 20 डिवीजन पर वोल्ट, एंड करंट सेंसिटिविटी इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हमें ऑप्शन दिए हैं 250, 25, 40 एंड 500 ओम। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये दिया है, एमीटर 0.2% of main current pass through the galvanometer, then the resistance of the ammeter will be। भाई जो मेन करंट आ रहा है उसका 2% करंट गैल्वेनोमीटर से गुजारा, यानी कि 0.98% करंट बाईपास कर दिया, किससे? शंट से। तो अगर ऐसा एमीटर आपके पास बनेगा तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो यहाँ पर एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, यानी कि शंट नहीं पूछा। शंट तो पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसको एमीटर का भी रेजिस्टेंस, उसमें टोटल मतलब रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करेंगे भाई साहब।
सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा तो मुझे भी बता देंगे। यस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, आपको याद है क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी। आईएस क्या होता है बेटा? एन आई ए बी, एन को आई को हटा दो, आई इधर होता है ना, तो इधर थीटा बाई थीटा बाई थीटा बाई आई। दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? अच्छा, इसमें एक सी भी है। वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलो। एन आई ए बी, आई गया, यहां पर क्या आएगा? सी इंटू आर। अभी तो सीखा। एक और चीज हमने सीखी थी, याद है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या था हमारे पास? अगर मैं करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास आर आ जाएगा? यहीं से देख ले। आई एस अपॉन में वी एस क्या इक्वल टू आर? अरे हाँ कि ना, आई एस अपॉन में वी एस। आई एस की वैल्यू लिखो एन ए बी अपॉन में सी, और वी एस की वैल्यू लिखो एन ए बी अपॉन में सी इंटू आर। ये से ये गया, सी से सी गया, क्या इक्वल टू आर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन में वोल्टेज सेंसिटिविटी। बस फॉर्मूले में रखो और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बोलो, एक लॉजिक है जिसमें आपको रखना है, रखेंगे। एक और चीज ध्यान दो। क्या ध्यान दो बेटा? यहां पर ये 5 डिवीजन की जगह हमें 5 × 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर लेना पड़ेगा। ये मिली एम्पियर में दिया है। अरे वोल्टेज डिवीजन पर वोल्ट में है तो इसे भी कहां लेना पड़ेगा? डिवीजन पर एम्पियर में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई एस एंड वी एस। आई एस की वैल्यू बोलो 5 × 10⁻³ वी एस की वैल्यू बोलो, वी एस की वैल्यू कितनी है? 20। कितना आया? 5 5, ये कितना हो गया? 4। 1 बाय कितना आंसर है? 1/4 आई एस अपॉन में वी एस। सो कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा अच्छा, यहाँ पे +3 अरे +3 बेटा, मिली है ना, नीचे है मिली। मिली ऊपर जाएगा तो 10⁻³ ना, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आया 10⁻³ सॉल्व करो जरा, कितना आया? 1/4 हाउ मच? 0.25 इंटू 10⁻³ क्या इक्वल टू 250 ओम। अरे तुमको आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? 250 ओम। राइट आंसर क्या है बच्चे? 250 ओम। अरे नीचे है ना बेटा, तो ऊपर लिखेंगे ना, डिवीजन पर मिली एम्पियर है, मिली को ऊपर लेगा 10⁻³ नाउ दिस। ओके, चलो आ जाओ इस पर। अच्छा सवाल, थोड़ा मार्कर में इंक कम है। हाँ, पहले समझे। वो ये कह रहा है कि कोई आपके पास एमीटर है तो ऑब्वियस एक शंट रहा होगा, और यहां से कोई करंट आ रहा है, मान लेते हैं आई करंट आ रहा है, उसका बेटा 0.2% यानी कि 0.002 आई इधर से जा रहा है, और 0 पॉइंट कितना 98 ना, 0.98, 0.2% कितना होता है? हाँ ठीक है, 2% क्या होता है? 2% 2/100 होता है ना, तो 0.02 वही है, तो 0.002। बाकी करंट इधर से जा रहा है 0.098 आई, करंट इधर से जा रहा है, और ये गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है। हमसे पूछा गया कि ये जो एमीटर बना है उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस यानी कि पहले तो आपको शंट की जरूरत पड़ेगी। शंट अगर आपको पता हो तो आप निकाल पाएंगे। शंट को पता करें पहले। शंट अगर पता हो तो काम बन जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने?
नहीं, कितना होगा? 0.002, 0.002 तो हाँ, यहाँ पे 9 आएगा। अरे 9 आएगा। चलो, मार्कर भी अच्छा मिल गया है। अबे 0.002 तो इधर 0.998। हाँ, फिर से हमारी कहानी, हमें शंट पता करना है। शंट कैसे पता करें? या तो वही बहुत बड़ा डिवीजन करते जाओ, या फिर ऐसा करो कि आपको याद आ जाए कि सर यहाँ जितना करंट है 0.002, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है आई, इतना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर कितना होगा बेटा? 0.998 आई इंटू, यहाँ पर भी आई लिखेंगे ना, यहाँ पर आई इंटू जी, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू एस। याद करो, यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तो दैट इज द करंट 0.2% ऑफ आई। तो बाकी का इधर से आई ने आई को मार दिया, फिर एस की वैल्यू निकालो, तो एस इज इक्वल टू 0.002 जी अपॉन में 0.998। ओह, बहुत गंदा सा। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये गया, इसको इससे काटो तो जरा, जी अपॉन में कितना है बच्चे? टू से ये 4 टाइम, टू से 4 टाइम, वो जो 9 टाइम 18, एक बचा, फिर 9 टाइम। दैट इज द शंट रेजिस्टेंस। हमसे पूछा है, ये लगा दो। क्या आंसर लगा दें? ए, जी अपॉन में 499। सोचो, जी अपॉन में 499 इसका आंसर है क्या? हमसे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये तो शंट निकाला है बच्चे, ये निकाला है आपने एस। एमीटर निकालना है तो आपको इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करके हुए बताना है, यानी आपको बताना है 1/r टोटल इज इक्वल टू 1 में बच्चा जी प्लस 1/s। इसे सॉल्व करेंगे ना, तब वैल्यू हमारे पास आएगी। सॉल्व करिए इसको, तो 1, थोड़ा सा इसको हम इधर सॉल्व करें। हाँ, यस। नाउ इधर देखें, तो हमने कहा सर 1 में आर टोटल इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/s। इन प्लेस ऑफ s वी कैन राइट g अपॉन में 499, तो 499 कहां चला गया? ऊपर। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 1/r टोटल इज इक्वल टू, बेस सेम है बच्चे, तो ऊपर क्या आ जाएगा? जुड़ जाएगा 500/g। तो r टोटल इज इक्वल टू g अपॉन में 500, g अपॉन में 500, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। सो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर हम देखते हैं कुछ सवालों को नेक्स्ट क्लास में ऐड करने के लिए। जब तक के लिए पढ़ते रहिए।